यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो आप उस व्यक्ति के मित्रों को देख लीजिए, निर्णय हो जाएगा। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। 4 राज्यों की यात्रा के दौरान आज उत्तर प्रदेश में रहेंगे प्रधानमंत्री, देंगे राज्य को विकास की सौगात। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में रखी 1010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला। ऑपरेशन सिंदूर को भी किया याद, कहा अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया शुभारंभ, कहा किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराना आवश्यक। सरकार किसानों को कृषि संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने को तैयार। देश में अनेक भाषाएं और बोलियां भारतीयता की भावना को करती हैं प्रतिध्वनित, बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन साहित्य कितना बदल गया है का किया उद्घाटन। साहित्य अकादमी के सहयोग से राष्ट्रपति भवन की मेजबानी में हो रहे सम्मेलन में देश भर के साहित्यकार हो रहे शामिल। उपराष्ट्रपति ने जाति आधारित गणना को बताया परिवर्तनकारी कदम, कहा इससे सामाजिक न्याय होगा सुनिश्चित। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में भारतीय सांख्यिकी सेवा के 2024-2025 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को किया संबोधित, कहा हमारी भाषाएं कभी भी विभाजन का कारण नहीं बन सकती, वो एकता की शक्ति। हर लड़की को मिले शिक्षा का अधिकार ताकि वो अपने सपनों को कर सके पूरा, समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके लड़कियां। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2025 के लिए मालती ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा शिक्षक के रूप में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण, वो आपकी अमिट पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों की अपनी यात्रा के दौरान आज उत्तर प्रदेश में रहेंगे। वहां उनका व्यस्त कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज सुबह तकरीबन 11 बजे काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो दोपहर करीब 2:45 पर कानपुर नगर में करीब 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 2 की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को फिर से चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बंगाल की धरती से पाकिस्तान को याद दिलाया कि भारत की सेना ने पड़ोसी देश को 3 बार घर में घुसकर मारा है। 140 करोड़ भारतीयों की घोषणा और संकल्प है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने
हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। हम एक ऐसे नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा सस्ते, स्वच्छ और सभी के लिए सुलभ हो। बीते कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। आज हमारा देश गैस आधारित इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले देश के 66 जिलों में सिटी गैस की सुविधा थी। आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है। 2014 में हमारे देश में 14 करोड़ से कम एलपीजी के कनेक्शन थे। आज ये संख्या 31 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी हर घर तक गैस पहुंचाने का जो सपना था वो अब साकार हो रहा है। हमारी सरकार ने इसके लिए देश के कोने कोने में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत किया है। इसलिए देश भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या भी 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, आप सभी ऊर्जा गंगा परियोजना से भी परिचित हैं। ये प्रोजेक्ट गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत गैस पाइपलाइन के पूर्वी भारत के राज्यों से जोड़ने का काम हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में गैस पाइप से पहुंच रही है। भारत सरकार के इन सारे प्रयासों से शहर हो या गांव, रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। पाइपलाइन बिछाने से लेकर गैस की सप्लाई तक हर स्तर पर रोजगार बढ़ा है। गैस आधारित इंडस्ट्री को भी इससे बल मिला है। अब हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा सस्ती भी हो, स्वच्छ हो और सर्वसुलभ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित कृषि संकल्प अभियान को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और कृषि के विकास को समर्थन देने का एक अनूठा प्रयास है। किसानों को पारंपरिक कृषि से परे आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से जुड़ी प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अधिकतम भागीदारी और लाभ सुनिश्चित करने के लिए नवाचारों के बारे में किसानों को व्यापक रूप से जागरूक करने का आह्वान भी किया। विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे
किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हो, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही दुनिया की जरूरत भी पूरी करे, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने, कैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटें, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे, ऐसे अनेक विषयों पर पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। अब इस अभियान के तहत आपको, हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। साथियों, एक अहम विषय किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने का भी है। खेतों की जो मेड़ है उस पर सोलर पैनलिंग का काम हो, देश में जो स्वीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मधुमक्खी पालने वाले किसानों को लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा किसान कैसे जुड़े, खेत से निकले जिन अवशेषों को कचरा कहकर फेंक दिया जाता है उससे कैसे एनर्जी बनाएं, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कैसे करें, कहां कौन सा श्री अन्न किस खेत में उगाया जा सकता है, किसी उत्पाद में वैल्यू एडिशन कैसे हो। वैसे अब तो जो पशु दूध नहीं देते वो भी गोवर्धन योजना के जरिए पैसे कमाने का जरिया बन रहे हैं। हमें इन सभी के बारे में अपने किसान भाई बहनों को उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके संवाद करके विस्तार से जानकारी देनी है। राष्ट्रपति भवन साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एक साहित्यिक सम्मेलन साहित्य कितना बदल गया है का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, अनगिनत बोलियां हैं, लेकिन विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। राष्ट्रपति भवन में अनेक साहित्यकारों का आगमन हो, इस आयोजन के लिए मैं संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी की हृदय से सराहना करती हूँ। लगभग 140 करोड़ देशवासियों के हमारे विशाल परिवार में अनेक भाषाएं हैं और अनगिनत बोलियां हैं तथा साहित्यिक परंपराओं की असीम विविधता है। लेकिन इस विविधता में भारतीयता का स्पंदन महसूस होता है। भारतीयता का यही भाव हमारे देश की सामूहिक अवचेतना में भी रचा बसा है। देश की सभी भाषाओं और बोलियों को मैं अपनी ही भाषा और बोली समझती हूँ। मैं मानती हूँ कि सभी भाषाओं का साहित्य मेरा साहित्य है। अपनेपन की इस भावना को व्यक्त करने के लिए मैं ओडिया भाषा में लिखित उत्कलमणि गोपबंधु दास की इन पंक्तियों का प्राय उल्लेख करती रहती हूँ। आज भी आपके सामने उसको दोहराना चाहती हूँ। आगामी दशक की जनगणना में जाति आधारित गणना एक परिवर्तनकारी कदम होगी। ये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी। दिल्ली में भारतीय सांख्यिकी सेवा के 2024-2025 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जातिगत आंकड़े अगर विचार पूर्वक एकत्रित किए जाते हैं तो वो समाज को विभाजित नहीं बल्कि एक कर सकते हैं। Taken a great decision, and the decision is to include caste-based enumeration in the upcoming decadal census. It will be a transformative step, game-changing. It will help bring about social justice. It will be an eye-opener. It will satisfy people's aspirations.
It's a very bold decision of the government. Dr. Garg will tell me if I'm right or wrong. There was caste-based census earlier. Last time I think it was conducted in 1931. I look up to that census many times to know about my caste. I therefore realize the import of caste-based enumeration. And we are also required by use of data to address demographic trends. Demographic trends are beyond statistics. They are dependent on analysis of statistics. In several ways, these variations define pulse of the nation's transformation, and therefore understanding statistics in the perspective of demographic variation will help policymakers address security of the nation, preserve our sovereignty also, analyze the threat perception, and help us devise policies. Demography, and you come to know more about demography only from statistical analysis of raw figures, is a compass that will guide nation's journey for sustainable development. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सटीक आंकड़ा विश्लेषण शासन को प्रतिक्रिया आधारित कार्यशैली से निकालकर दूरदर्शी नेतृत्व में बदल देता है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। भारत का विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प केवल आकांक्षा नहीं बल्कि साक्ष्य आधारित योजना पर आधारित है। As a rich legacy of nation building, you are part of a very distinguished cadre that has played a vital role in shaping evidence-based policy and governance in our country. Statistics is science of learning from data. Statistical tools and quantitative techniques are essential to effective governance. Because a governance ultimately has to be optimally performing. Statistics is not merely about numbers. It is much more than numbers. It is about identifying patterns and drawing insights that inform wise policy decisions. A delayed or misguided policy can have serious consequences, and a timely intervention, well-informed decisions can yield results that are exponential, not just incremental. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2025 के लिए मालती ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने बालिका शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। Bharat is no longer a nation with potential. It is a nation on the rise. Rise is unstoppable. It is incremental in last decade, like no other large economy. In such a situation, Viksit Bharat is not our dream. It is our certain destination. And this cannot be achieved unless we seek highest level of participation of every girl child by educating her and strengthening every rural school. Our economic rise is fine, पर विकसित भारत एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस कसौटी को पार करने के लिए हर भारतीय की आय में 5 गुना नहीं 8 गुना बढ़ोतरी की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब देश की आधी आबादी पूरी तरह सक्षम हो। इसकी शुरुआत गर्ल चाइल्ड से करनी पड़ती है। एक भाषण में कटारिया जी ने कहा था गृह मंत्री के रूप में, बच्चे को पढ़ाते हो तो एक बच्चे को शिक्षित करते हो,
बच्ची को पढ़ाते हो तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हो। उसके अंदर मैं जोड़ता हूं, अब कटारिया जी तब से लेकर अब तक समय बदल गया। वो बात आज से 30 साल पहले की थी। आप राजस्थान विधानसभा में गृह मंत्री थे, मैं विपक्ष का विधायक था। अब एक बच्ची को पढ़ाओगे, दैट विल बी एटॉमिक पावर। उसका इंपैक्ट घर तक सीमित नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण और वस्तुकरण बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा समाज को कुछ देने जैसा है, ये एक सेवा है। Commercialization of education, commodification of education is on the rise. This should not happen. Education is like giving back to the society. It is service. I call upon the corporates to set up greenfield institutions by liberally utilizing their corporate social responsibility fund and ensure that the institutions become sustainable and they are not fleeced economically. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक के रूप में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। वो आपकी अमिट पहचान है। This sacred occasion is much beyond just conferring awards. It is about recognizing soul of our society. ये दिल और दिमाग से ऊपर की बात है। आज हम हमारी आत्मा से उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो इसके सच्चे अधिकारी हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति बने। वो ऑक्सफोर्ड के अंदर प्रोफेसर रहे, स्टेट्समैन रहे, डिप्लोमेट रहे, फिलोसोफर, स्कॉलर। पर उनकी एक ही अमिट पहचान है और पूरा राष्ट्र उनको याद करता है 5 सितंबर को। उनका जो जन्मदिन है उसको हम टीचर्स डे मनाते हैं। आपको कुछ भी जिंदगी में मिल जाए, आपका जो योगदान अध्यापक के रूप में है वो आपकी अमिट पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में सक्रिय भागीदारी के लिए भारतीय महिलाओं की प्रशंसा की है। गोवा में नविका सागर परिक्रमा द्वितीय के दूसरे चरण के लिए INS तारिणी के ध्वज प्रदान करने के समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि महिला पायलटों ने ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के हमलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रक्षा मंत्री ने कमांडरों को समुद्र में 238 दिन बिताने और 47,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने की असाधारण उपलब्धि के लिए कमांडरों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। तो हमारे देश की बेटियों की देश की सेनाओं में जब से भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन उनकी बढ़ी है, उन्होंने हर भूमिका में हर जिम्मेदारी निभाने में कमाल करके दिखाया है। आज हमारे देश की बेटियां सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों में अनेक तरह से अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं और देश का सुरक्षा चक्र निरंतर मजबूत होता जा रहा है। आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे महिलाओं के लिए खुल चुके हैं और एनडीए से इसी महीने 17 गर्ल्स ने पास आउट भी हुई हैं। साथियों, आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के हर अंग में महिलाओं ने एक्टिव और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तान और POK में जो टेररिज्म के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, उसको अंजाम देने में हमारी विमेन पायलट्स और अन्य महिला सैनिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
और मैं इन दोनों बेटियों के बारे में कहना चाहता हूं, इन दोनों बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने तरीके से देश का सम्मान बढ़ाया है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी कल भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण में शामिल होने के लिए रवाना हुई। यह अभ्यास 31 मई से 13 जून 2025 तक उलान बटार मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से जुड़े खास वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।